everyone, we will continue today about the classification of market, and classification refers to different types of market which are there in as per location, as per competition and on the basis of quantity. तो क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट जो है वो हमें ये दिखाता है कि कौन कौन से तरह के मार्केट होते हैं लोकेशन के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से और कंपटीशन के हिसाब से. सो फर्स्ट वन इज लोकल मार्केट. द मार्केट वेयर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड एट द सेम प्लेस आर कॉल्ड लोकल मार्केट. तो लोकल मार्केट वो होता है जहाँ पे जो भी प्रोडक्ट और सर्विस जो है वो एक ही जगह पे प्रोड्यूस की जाती है और बेची भी जाती है, उसको हम लोकल मार्केट कहते हैं. इट इज़ लिमिटेड टू रिस्पेक्टिव सिटी और विलेजेस. जो लोकल मार्केट होते हैं वो किसी सिटी या विलेज एरियाज में आपको देखने को मिलते हैं. फॉर एग्जांपल मार्केट फॉर क्ले यूटेंसिल्स, जो भी मिट्टी के जो भी बर्तन बनाते हैं उस तरह के मार्केट को आप लोकल मार्केट कह सकते हो, बिकॉज ऐसे मार्केट जनरली किसी पर्टिकुलर सिटी या विलेज एरिया से कन्फाइंड होते हैं. Second is regional market. When the selling of the products and service is limited to a region or state, then it is called region market. तो जब भी अगर कोई मार्केट जो है वो किसी पर्टिकुलर रीजन या स्टेट में होता है तो उसको आप रीजनल मार्केट कह सकते हो. फॉर एग्जाम्पल इन गुजरात द मार्केट इन अहमदाबाद एंड वडोदरा आर रीजनल मार्केट. फॉर एग्जाम्पल घारी ऑफ सूरत रीजनल फिल्म्स एंड रीजनल बुक्स. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है रीजनल मार्केट का कि जो गुजरात का जो स्टेट है उसमें जो भी मार्केट आपको वडोदरा और अहमदाबाद में देखने को मिलेगा उन मार्केट को आप रीजनल मार्केट कह सकते हो, क्योंकि वो जो मार्केट है वो एक स्टेट के पर्टिकुलर रीजन में आता है इस वजह से. और इसमें आप एक पर्टिकुलर रीजनल बुक्स या रीजनल फिल्म से जुड़े हुए जो मार्केट होते हैं वो भी रीजनल मार्केट में इंक्लूड होते हैं. नेशनल मार्केट. व्हेन द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर परचेज्ड एंड सोल्ड थ्रू आउट द कंट्री देन दैट काइंड ऑफ मार्केट इज कॉल्ड नेशनल मार्केट. तो वो जो प्रोडक्ट्स जो होते हैं किसी तरह के प्रोडक्ट्स जो हो वो पूरे अगर नेशंस में पाए जाते हो या फिर किसी पर्टिकुलर नेशन में उसे बेचे जाते हो, ऑल ओवर नेशन बेचे जाते हो, तो उस तरह के मार्केट को आप नेशनल मार्केट कह सकते हो. देन दिस मार्केट इज स्प्रेड थ्रू आउट वेरियस स्टेट्स ऑफ नेशन. फॉर एग्जाम्पल डेयरी प्रोडक्ट्स, साड़ी मार्केट एंड हिंदी नॉवेल्स. तो ये जनरली ऐसा एक मार्केट होता है जो पूरे देश में फैला होता है और इस मार्केट के में जो भी प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं वो ओवरऑल अलग अलग स्टेट्स में आपको पाए जाएंगे. वो डेयरी प्रोडक्ट से ओरिएंटेड मार्केट हो सकता है, साड़ी का मार्केट हो सकता है या फिर हिंदी नॉवल से जुड़े हुए मार्केट हो सकते हैं. इंटरनेशनल मार्केट. इट इज़ कॉल्ड ग्लोबल मार्केट. इंटरनेशनल मार्केट को आप ग्लोबल मार्केट भी कह सकते हो. दिस मार्केट इज़ एक्सटेंडेड टू द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. तो ये एक ऐसा मार्केट है जो भी प्रोडक्ट बेचता है वो ऑल ओवर कंट्री में आपको देखने को मिल सकता है. यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डिफरेंट कंट्रीज जो होते हैं वहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स पाए जा सकते हैं. परचेस एंड सेल्स रिफर्स एज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. तो ऐसे मार्केट में जो भी परचेस और सेल्स एक्टिविटी होती है उसे आप इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट के तौर पे भी जान सकते हो. So in this kind of market, the market is extended over different countries. यानी ये एक ऐसा मार्केट होता है जो अलग अलग कंट्रीज में फैला होता है और यहाँ पे जो भी परचेस और सेल्स होता है उसे आप इंपोर्ट और या एक्सपोर्ट के फॉर्म में जान सकते हैं. जबकि जो नेशनल जो मार्केट होता है वो जैसे नेशनल मार्केट अलग अलग स्टेट्स में फैला होता है, ठीक उसी तरीके से इंटरनेशनल मार्केट जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ में फैला होता है. इस वजह से इंटरनेशनल मार्केट में जो भी प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं या फिर जो भी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है वो अलग अलग कंट्रीज़ में अवेलेबल होता है. सो हियर एग्जाम्पल्स आर बीइंग गिवन दैट इज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन, इंग्लिश नोवेल एक्सेट्रा.
तो मोबाइल फ़ोन्स जो है जनरली वो कंपनीज़ जो होती है वो अपने मार्केट को अलग अलग कंट्रीज़ में ऑपरेट करते हैं। ठीक उसी तरीके से इंग्लिश नोवेल जो है वो किसी एक ही कंट्री में पाया नहीं जाता, वो अलग अलग कंट्रीज़ में पाया जाता है। इस वजह से इस तरह के मार्केट को भी आप इंटरनेशनल मार्केट कह सकते हो। नाउ मार्केट बेस्ड ऑन क्वांटिटी, wholesale market, the sales and purchase of items on a large scale. Here in the wholesale market में जो भी purchase या sales होती है वो large scale basis पे होता है। Wholesale traders are an important link between buyers and the producer. For example, wholesale grain market. जो wholesaler होता है वो एक अहम भूमिका निभाता है, एक लिंक के तौर पे काम करता है बायर और प्रोड्यूसर के बीच में, क्योंकि वो जो है प्रोड्यूसर से गुड्स खरीदता है और डायरेक्टली बायर्स को वो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर देता है या फिर वो गुड्स बायर्स को डायरेक्टली दे देता है। और होलसेल मार्केट का एग्जांपल है होलसेल ग्रेन मार्केट। वो एक तरह का होलसेल मार्केट जो है वो क्वांटिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन में इन्वॉल्व होता है। रिटेल मार्केट, द सेल्स एंड परचेज आर एट स्मॉल स्केल इन दिस मार्केट। होलसेल मार्केट में ज़्यादा लार्ज पैमाने पे सेल्स होता है, परचेज और सेल्स एक्टिविटी होती है, जबकि रिटेल मार्केट जो है वो स्मॉल स्केल बेसिस पे ऑपरेट होता है। The retail traders become an important link between providing the goods and service to the customers. तो रिटेलर जो होता है वो प्रोड्यूसर या होलसेलर से गुड्स खरीदते हुए डायरेक्टली कस्टमर को देता है, और यहाँ पे जो होलसेलर जो है वो प्रोड्यूसर से गुड खरीदते हुए कस्टमर को प्रोवाइड करता है, जबकि जो रिटेलर जो होता है वो प्रोड्यूसर से या फिर होलसेलर से गुड खरीदते हुए कस्टमर को प्रोवाइड करता है। तो रिटेलर जो है वो एक लिंक के तौर पे काम करता है बिटवीन द ट्रेडर्स एंड कस्टमर्स। जो रिटेलर होता है वो ट्रेडर्स और कस्टमर के बीच में एक लिंक के तौर पे सर्व करता है। Okay everyone, so I am continuing with the last point, that is related to classification of market. In that the market can be classified on the basis of competition. Normally the market based on competition is classified on the basis of number of sellers and buyer, of which the market of seller is most important. तो मार्केट को बायर्स और सेलर्स के नंबर के बेसिस पे भी क्लासीफाई किया जा सकता है, यानी कि उसे डिवाइड किया जा सकता है। और इसमें जो सेलर होता है, जो मार्केट का सेलर जो रहता है, उसके बेस पे आप मार्केट को डेविएट कर सकते हो। द मार्केट कैन बी डिवाइडेड इन द बेसिस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन इनटू परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, ओलिगोपॉली, मोनोपोलिस्टिक एंड मोनोपोली मार्केट। तो मार्केट को परफेक्ट कंपटीशन के बेस पे भी आप डिवाइड कर सकते हो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बेस पे डिवाइड कर सकते हो, ओलिगोपॉली मार्केट सिस्टम या फिर मोनोपोली मार्केट सिस्टम के तौर पे आप इन मार्केट्स को कंपटीशन के बेस पे डिवाइड कर सकते हैं। तो जो मार्केट है वो नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स के बेस पे क्लासीफाई हो सकता है, और इसमें मार्केट ऑफ सेलर्स जो होता है उसका जो मार्केट रहता है उसका या जो मार्केट का बेस जो रहता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और इस वजह से कंपटीशन के बेस पे आप मार्केट को परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ओलिगोपॉली या फिर मोनोपोली मार्केट के तौर पे डिवाइड कर सकते हो। नाउ परफेक्ट कंपटीशन, ये भी एक मार्केट का एक सिस्टम होता है। परफेक्ट कंपटीशन exists where the demand of the product of producer totally depend on its price. So यहाँ पे परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो भी डिमांड किसी प्रोडक्ट का रहता है, जो किसी प्रोड्यूसर के द्वारा क्रिएट किया हो या फिर किसी प्रोड्यूसर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया हो, उसकी जो डिमांड है वो प्राइस के बेस पे डिसाइड होती है। यानी कि जो डिमांड रहती है किसी प्रोडक्ट या कमोडिटी की, जो कोई प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, उसकी डिमांड जो है वो उसके प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर टोटली डिपेंडेंट होता है। नाउ परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट सिस्टम वेयर देयर आर many firms that sells identical product with no large firm enough that can influence the market price.
परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में कई सारे फर्म्स, कई सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं जो कई आइडेंटिकल प्रोडक्ट, यानी कि जिन प्रोडक्ट की सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हो वैसे प्रोडक्ट्स को बेचने में वो लगे होते हैं, और कोई भी फर्म इतना बड़ा नहीं होता कि वो अपनी मोनोपोली क्रिएट कर सके। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट सिस्टम ऐसा होता है जिसमें कई सारे फर्म इन्वॉल्व होते हैं, वो एक ही तरह के प्रोडक्ट्स बेचते हैं, और कोई भी फर्म ऐसा नहीं होता जो अपनी इंडिविजुअल मोनोपोली क्रिएट कर सके। नाउ आई एम कंटिन्यूइंग विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। So in the perfect competition market system there is numerous buyers and sellers. So large number of buyers and sellers are there in perfect competition. A single seller is a very small part of market. He cannot influence the market price. इसमें जो सेलर्स होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा रहती है, इस वजह से कोई इंडिविजुअल सेलर अपने प्रोडक्ट की प्राइस इस तरह के मार्केट सिस्टम में बढ़ा नहीं सकता। On the other hand, or similarly, buyers are numerous, so they cannot influence the market price. Thus, market price depend on demand and supply factor. तो यहाँ पे बायर्स की जो संख्या होती है वो भी ज़्यादा रहती है, इसलिए कोई इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ बायर जो रहते हैं वो प्रोडक्ट की प्राइस को किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह के सिस्टम में Okay, so I am continuing with the rest of the point which is there in the characteristics of perfect competition market, or you can say in the system of perfect competition. Identical products, similar features, form, shapes, colors, taste, quality, etc. So perfect competition system में ऐसे products बेचे जाते हैं जिनका जो features होता है वो काफ़ी हद तक similar होता है, वो सिमिलर फीचर्स के होते हैं, सिमिलर फॉर्म, शेप, कलर, टेस्ट और क्वालिटी के होते हैं, जो परफेक्ट कंपटीशन सिस्टम में ज़रूर उस तरह के मार्केट में बेचे जाते हैं। द प्रोडक्ट्स बीइंग सिमिलर इन मेजर एस्पेक्ट आर रिफर्ड टू एज आइडेंटिकल और सिमिलर प्रोडक्ट्स। तो इस तरह के मार्केट सिस्टम में ऐसे प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं जिनका फॉर्म, कलर, साइज, क्वालिटी सब ज़्यादातर सिमिलर होता है, इस वजह से इनको आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स भी आप बोल सकते हो या फिर सिमिलर प्रोडक्ट्स कह सकते हो। देयरफॉर दे कैन ऑल्सो बी टेकन एज सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। इस वजह से, क्योंकि जनरली ऐसे प्रोडक्ट्स इस तरह के मार्केट में इन्वॉल्व होते हैं जिनका फॉर्म, साइज, कलर और उनका यूसेज भी काफ़ी हद तक सिमिलर होता है, इस वजह से एक प्रोडक्ट को आप दूसरे प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज़ कर सकते हो। So that is the second characteristics of the perfect competition system, which is identical products. Third is free entry and exit. No restriction on entry and exit of the firm. When the firm are gaining abnormal profit, newer firms are free to enter the market, and similarly when the firm are suffering from abnormal losses, they are free to exit from the market. तो फर्म, कोई भी किसी भी फर्म की एंट्री और एग्जिट में यहाँ पे किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन सिस्टम में फर्म एबनॉर्मल प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी को देखते हुए मार्केट में एंटर कर सकते हैं, और यहाँ पे जब वो एबनॉर्मल लॉसेस सफ़र कर रहे हो तो वो चाहे तो मार्केट से एग्जिस्ट भी कर सकते हैं, यानी कि मार्केट से बाहर भी जा सकते हैं। तो फर्म की एंट्री और एग्जिट पे किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता परफेक्ट कंपटीशन सिस्टम में। परफेक्ट नॉलेज, producer, seller and buyer have complete knowledge about the product availability and product price etc. यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन सिस्टम में जो प्रोड्यूसर्स, सेलर्स और बायर्स जो होते हैं उन्हें प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट जानकारी होती है, और उन्हें ये भी पता होता है कि कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल है और प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होगी। सेलर cannot charge different price for identical products. तो एक ही जैसे के प्रोडक्ट्स, एक ही तरह के प्रोडक्ट के लिए सेलर जो है वो अलग अलग चार्ज नहीं ले सकता, अलग अलग प्राइस चार्ज नहीं कर सकता, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स का है उनके बारे में कस्टमर को पता होता है कि उनकी प्राइस कितनी है,
और इसके अलावा वो प्रोडक्ट कहाँ किस सेलर के पास अवेलेबल है इसकी भी जानकारी कस्टमर के पास होती है। इस वजह से सेलर जो है वो एक ही तरह के प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग प्राइस इस तरह के सिस्टम में चार्ज नहीं कर सकते। सो दैट इज द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स which is perfect knowledge about the market. Both the producer, buyer, seller is having the perfect knowledge of market situation. Fifth point is mobility of factors of production. There are 4 factors of production which is land, labor, capital and entrepreneur, and they are dynamic and mobile. ये जो इस तरह के सिस्टम में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो डायनामिक है और मोबाइल भी है। उन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है या फिर कुछ हद तक ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, और उनमें जिस तरह का चेंज लाना है उस तरह का चेंज आप एक्सरसाइज कर सकते हो इस तरह के मार्केट सिस्टम में। द लास्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू नो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस। सो here in this market system the transport expense is nominal in comparison to all other expenses, that why it is being considered as zero, and because it is zero it is not being counted. So zero transportation cost is also one of the characteristics of perfect competition system. So here I have explained to you about the meaning and characteristics of the perfect competition system. The meaning is that here in this particular system the demand of a particular product is depending on the price of particular commodity. तो इस तरह के मार्केट सिस्टम में जो भी प्रोड्यूसर के द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाया गया है उसकी जो डिमांड है वो उसकी प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट होती है। इस तरह के मार्केट सिस्टम में लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर्स मौजूद होते हैं। इस वजह से इसका पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है लार्ज नंबर ऑफ मीन्स न्यूमरस नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। सेकेंड, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स इज देयर, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म इज पॉसिबल इन दिस काइंड ऑफ मार्केट। फोर्थ पॉइंट इज परफेक्ट नॉलेज। There is a perfect knowledge about the product price and product availability among the customer, sellers and producer. Fifth point is mobility of factors of production. Yes, the factors of production are mobile and dynamic in this system, and the last point was zero transportation cost. Okay.